So, very good morning to all the students. Today we will be starting the second chapter of our GST. Okay, the title of the chapter is Time and Value of Supply and Levy of GST. Okay, टाइटल क्या है? टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड लेवी ऑफ जीएसटी. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे आपके सिलेबस का. और जिसे हम कहते हैं ना कि पूरा जो बेस होता है जीएसटी का वो इस चैप्टर में आपका कवर होता है. तो यहाँ पे आप 5 इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ सप्लाई. मींस सप्लाई क्या है, what is the time of supply of goods and services, what are the value of supply of goods and services, what is composition levy, and what are the exemptions from tax. अब सप्लाई जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ जीएसटी. जो भी जीएसटी चार्ज होता है वो सप्लाई के इवेंट पे ही होता है. तो ये पूरा के पूरा चैप्टर जो है ये सप्लाई और सप्लाई का जो टाइम होता है, सप्लाई की जो वैल्यू होती है उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो डिस्कस करने पे ये पूरा के पूरा चैप्टर जो है ये आपका डेडिकेटेड है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं वो है द मीनिंग ऑफ सप्लाई. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई. तो सप्लाई का जो डेफिनेशन का पार्ट होता है वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई. यहाँ पे जीएसटी में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई कि सप्लाई इज कंसिडर्ड एज अ टैक्सेबल इवेंट. ओके, सप्लाई क्या है, सप्लाई को क्या कंसिडर किया जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ टैक्सेबल इवेंट फॉर चार्जिंग टैक्स अंडर जीएसटी. टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा इवेंट जिसके होने पे टैक्स वसूला जाता है. टैक्सेबल इवेंट मतलब क्या कि ऐसा कोई इवेंट जो जब होता है तब टैक्स वसूला जाता है, टैक्स कलेक्टेबल होता है, उस इवेंट को कहते हैं टैक्सेबल इवेंट. तो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट मतलब जीएसटी के अंदर जीएसटी चार्ज कब किया जाएगा, जीएसटी वसूला कब जाएगा, जब सप्लाई हो रहा है. ओके, जीएसटी के अंदर जीएसटी चार्ज कब किया जाता है, जब सप्लाई, एक्चुअल में जब सप्लाई होता है तब जीएसटी चार्ज किया जाता है. अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आता तो उस पे जीएसटी वसूला जा सकता नहीं है. सिंपल सी बात है. कोई अगर ऐसा ट्रांजैक्शन है जो जीएसटी के या सप्लाई के अंदर नहीं आता, फॉर एग्जांपल सिंपल एक एग्जांपल देता हूं. आप में से कोई पर्सन, आप लोग वेकेशन करने के लिए दुबई गए. ओके, बहुत सारे लोग जाते हैं दुबई, जाते हैं वेकेशन बनाने के लिए. अब मुझे बताइए दुबई लोग क्यों जाते हैं? दुबई में कोई बहुत अच्छे नेचुरल वंडर्स वगैरह है क्या, या बहुत हरी भरी ग्रीन जगह है, या कोई हिल रिसोर्ट्स वगैरह है? ऐसा कुछ तो नहीं है. तो लोग दुबई क्यों जाते हैं घूमने के लिए? तो दुबई इज द हब फॉर शॉपिंग. ओके, शॉपिंग का एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है. बहुत सारी चीजें वहां पे जो है एज कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज, कंपैरेटिवली टू इंडिया, आपको बहुत चीप में मिलता है. इट्स अ शॉपिंग डेस्टिनेशन एक्चुअली. तो फॉर यहाँ से इंडिया से बहुत सारे लोग जब दुबई घूमने जाते हैं तो व्हाट दे डू, दे गो फॉर शॉपिंग ओनली. ओके, महंगी महंगी चीजें जो है वहां पे बहुत सारे कम डिस्काउंट में मिलती, क्योंकि वहां पे रेट्स जो है वो टैक्सेशन के बहुत कम है. तो मुझे अब बताओ, अगर आप सपोज आप दुबई जाते हो घूमने के लिए और वहां से एक महंगा वाला लेटेस्ट वाला जो आईफोन होता है, सपोज एक्स प्रो वगैरह जो भी आता है, वैसा आप कोई आईफोन खरीद के इंडिया में लाते हो. ओके, तो इस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा क्या? आप खुद के लिए आईफोन खरीद के लाते हो, दुबई घूमने गए थे आप और वहां से आपने आपके लिए आईफोन परचेज किया और इंडिया में उसको आप लेकर आए, तो उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? कौन बता पाएगा? जस्ट लेट मी नो. क्या लगता है आपको, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? जवाब आने चाहिए आपके पास से. मैं सिर्फ क्लास में अकेला अकेला नहीं बोलूंगा. यस, चैट विंडो में आया, नहीं लगेगा. ओके, क्यों नहीं लगेगा? निशा का कहना है कि नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? और कोई कौन 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 है जो कह रहा है नहीं लगेगा, और कौन है जो कह रहा है लगेगा, जीएसटी लग सकता है?
एनीवन सेज कि जीएसटी लगेगा, ऐसा कोई है आप में से? ओके, पूजा का कहना है कि जीएसटी लग सकता है सर। देखिए, आईफोन आप क्यों खरीद रहे हो इस पर डिपेंड करता है कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। ओके, अगर आप आपके पर्सनल पर्पस के लिए आईफोन खरीद रहे हो, ओके, पर्सनल पर्पस मतलब आप खुद यूज करने वाले हो आईफोन, तो आपको क्यों जीएसटी लगेगा? कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, लेकिन अगर आपने एक नहीं 15 आईफोन 20 आईफोन खरीदे, ओके, बैग में भर के लाए आईफोन यहाँ पे, पहले तो आपको कस्टम्स में ही रोक दिया जाएगा, वहीं से आपसे टैक्स वसूला जाएगा। ऐसे केस में फिर आप पे टैक्स लग सकता है। ओके, तो डिपेंड करता है कि आप कोई भी चीज जो है वो परचेस किस पर्पस के लिए कर रहे हो। ओके, तो पर्सनल यूज के लिए कोई चीज अगर मैं खरीद रहा हूं तो इट डज नॉट कम अंडर दी परव्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड। ऐसे टाइम पे जीएसटी नहीं लगेगा, स्पेशली आउट ऑफ कंट्री। ओके, इंडिया में तो आप कोई भी चीज परचेस करते हो, पर्सनल परचेस करो या किसी भी चीज के लिए परचेस करो, लेकिन इट विल कम अंडर सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, तो ऐसे नहीं कहना कि सर मैं किसी शॉप पे गया और वहां से पर्सनल पर्पसेस के लिए कोई चीज खरीदी तो जीएसटी क्यों लगा मुझे। वो इंडिया में लगता है, लेकिन फॉरेन से आप कोई चीज मंगाते हो तो अगर पर्सनल पर्पसेस के लिए लाते हो, गुड्स को लाते हो, तो नहीं लगता जीएसटी। ऐसे रूल्स है। तो ये सप्लाई के रूल्स हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये रूल बताया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो चीज सप्लाई के डेफिनेशन के लिए अंदर नहीं आती उस पर जीएसटी रिकवर किया नहीं जा सकता, उस पर आप जीएसटी वसूल नहीं कर सकते। ओके, तो सप्लाई का जो डेफिनेशन है, सप्लाई का जो मीनिंग है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएसटी के एंगल से। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो पहले थी, जीएसटी के पहले जो टैक्स रेजिम्स थी जिसको हम लोग कहते थे इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्स हुआ करते थे। एक हुआ करता था एक्साइज, एक हुआ करता था वैल्यू एडेड टैक्स, और तीसरा हुआ करता था सर्विस टैक्स। ओके, ये तीन जो बड़े टैक्सेस थे, इनमें सप्लाई का कोई कंसेप्ट नहीं था और सप्लाई कोई टैक्सेबल इवेंट भी नहीं था। ओके, सप्लाई ये जो एक टैक्सेबल इवेंट है, ये जीएसटी जब से शुरू हुआ है ना, तब से एग्जिस्टेंस में आया था। इसके पहले सप्लाई का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम्स है, जो तीनों अलग अलग टैक्स है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट वगैरह, इन पे अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रूल्स से टैक्स लगता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्साइज ड्यूटी है, ओके, एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी? जब आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे, आपकी फैक्ट्री में जब आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे और फैक्ट्री के गेट से बाहर आपने वो गुड्स को निकाला, कि आपको उस पर एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ती थी। ओके, ये किसको लगती थी? सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को लगती थी। ट्रेडर्स को एक्साइज ड्यूटी लगती थी क्या? नहीं। मैंने किसी होलसेलर के पास से कोई गुड्स खरीदे और रिटेलर को बेचे तो मुझे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किए, मैन्युफैक्चर करके मेरी फैक्ट्री में रखे, मुझे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मैन्युफैक्चर करके बेचने के लिए, बेचा नहीं अभी तक, बेचने के लिए मैंने मेरी फैक्ट्री के गेट से बाहर वो गुड्स को निकाला, कि मुझे एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे सेल नहीं, आपने गुड्स को फैक्ट्री के बाहर निकाला कि आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, एक्साइज ड्यूटी के लिए। सर्विस टैक्स के लिए एक अलग रूल थे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स। वे कौन सी सर्विस कब प्रोवाइड करी तो टैक्स लगेगा, इसको लंबा चौड़ा पूरा सा एक 20-25 पेजेस के पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के रूल्स थे। अगर आप आज से 5 या 7 साल पहले ग्रेजुएशन करते थे तो ये सर्विस टैक्स आपको पढ़ने को मिलते थे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के रूल्स। वैल्यू एडेड टैक्स में आपको टैक्स कब लगता था? जब आप कोई भी गुड्स को बेचते थे या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते थे, तब आपको वैट लगता था। ओके, तो ऐसे ये जो तीनों अलग अलग टैक्सेस थे, इनको तीनों अलग अलग टैक्सेस को अलग अलग तरीके से टैक्स लगता था। लेकिन जब जीएसटी आया, उसके बाद एक कॉमन सिंगल इवेंट को आइडेंटिफाई किया गया और जिसे कहा गया सप्लाई। ओके, मतलब जब भी सप्लाई हो रहा है, तब उस प्रोडक्ट पे, वो गुड्स हो या सर्विसेज हो या इंपोर्टेड सर्विसेज हो, कुछ भी हो, अगर सप्लाई के डेफिनेशन में आती है तो आपको उस पर जीएसटी। नेक्स्ट, अब सप्लाई का डेफिनेशन। द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सभी टाइप के सप्लाई, सेल हो या ट्रांसफर हो, बार्टर हो, बार्टर मींस, बार्टर या एक्सचेंज क्या कहते हैं हम लोग, एक प्रोडक्ट के बदले दूसरे प्रोडक्ट को अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो
license, rental, lease, disposal made or agreed to be made for consideration by a person in course of furtherance of business. ये डेफिनेशन पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस करी थी। यहाँ पे तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। पहला, सप्लाई का मीनिंग क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। सेल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बार्टर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई, ये पहली बात याद रखनी। सेकंड, सप्लाई क्यों होनी चाहिए? सप्लाई किसी ना किसी कंसिडरेशन के बदले होनी चाहिए। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। ओके, कंसिडरेशन मतलब कोई चीज आपको बदले में मिल रही है, जो आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं 10 कंप्यूटर्स बेचता हूं किसी पर्सन को और उसके बदले में मुझे पैसा मिलता है। ओके, कंप्यूटर्स बेचने का पैसा मिलता है, तो ये क्या कहेंगे हम इसको? कंसिडरेशन। ओके, कोई ना कोई कंसिडरेशन, बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए। दूसरी बात, तीसरा, ये जो ट्रांजैक्शन होना चाहिए सप्लाई का और जो पैसा मिल रहा है आपको, इट शुड हैपन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब ये जो एक्टिविटी होनी चाहिए, इट शुड बी फॉर बिजनेस पर्पसेस, नॉट फॉर पर्सनल पर्पसेस। पर्सनल पर्पसेस के लिए अगर है तो फिर सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा। सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, मतलब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ध्यान में रखिए आप। सप्लाई इज डन फॉर कंसिडरेशन। ओके, सप्लाई इज डन फॉर कंसिडरेशन मतलब सप्लाई के बदले में आपको कुछ ना कुछ पैसा या कोई ना कोई दूसरे गुड्स मिलने चाहिए, बदले में कुछ आपको मिलना चाहिए। सप्लाई करने के बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए, पहली बात। सेकंड, सप्लाई इज डन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के बढ़ावे के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस के पर्पस के लिए आपने वो एक्टिविटी जो है वो करी है। ओके, इनमें से कोई भी एलिमेंट्स अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो उस सप्लाई को हम सेल कंसीडर नहीं करेंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, मिस्टर अशोक, ओके, मिस्टर अशोक buys a table for ₹6,000 for his personal use। मिस्टर अशोक ने क्या किया कि एक टेबल खरीदा, 6,000 रुपए का एक टेबल खरीदा, उसके पर्सनल यूज के लिए खरीदा। 10 महीने उस टेबल को यूज किया और उसके बाद उसको बेच दिया सेकेंड हैंड कहीं पे। ओके, OLX वगैरह पे कहीं पे जाके उसने 10 महीने यूज किया, उसके बाद वो टेबल जो है वो बेच दिया। तो अब जब मिस्टर एक्स ये सेकेंड हैंड में टेबल बेच रहा है, तब मिस्टर अशोक ने जीएसटी कलेक्ट करना चाहिए क्या? नहीं कलेक्ट करना चाहिए। क्यों? बिकॉज मिस्टर अशोक ये जो टेबल बेच रहे हैं ये जीएसटी के अंदर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मिस्टर अशोक का बिजनेस थोड़ी है। मिस्टर अशोक का बिजनेस है क्या टेबल खरीदना और बेचना? नो, मिस्टर अशोक ने खुद के पर्सनल यूज के लिए टेबल खरीदा था, कुछ दिनों के बाद उन्होंने वो टेबल बेच दिया। इट इज नॉट फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, भले उनको टेबल बेचने का पैसा मिला होगा, ओके, कंसिडरेशन मिला है। यहाँ पे देखो, कंसिडरेशन मिला है। आप कोई टेबल बेचते हो तो आपको उसके बदले में पैसा मिलेगा, कंसिडरेशन मिला है। लेकिन क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या मिस्टर अशोक के बिजनेस के लिए हो रहा है क्या? तो ऑब्वियसली नो, ये ट्रांजैक्शन तो पर्सनल नेचर का है। ओके, मिस्टर एक्स के पास एक टेबल था, वो मिस्टर एक्स ने बेचा। मिस्टर अशोक के पास एक टेबल था, वो मिस्टर अशोक ने बेचा। तो ये क्या हुआ? इट इज नॉट कंसिडर्ड सप्लाई और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, एक और एग्जांपल देखिए। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ओके, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करती है? इट डिस्ट्रीब्यूट्स इसेंशियल कमोडिटीज टू द नीडी फॉर फ्री। जो गरीब लोग होते हैं उनमें इसेंशियल कमोडिटीज को बांटती है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। ओके, तो अगेन ये सप्लाई के अंदर आएगा क्या? इसको सप्लाई कहा जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे देयर इज नो क्विड प्रो क्वो इन्वॉल्व्ड। क्विड प्रो क्वो, अगेन क्विड प्रो क्वो का मतलब समथिंग इन रिटर्न, कोई कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है वो गरीबों में जरूरी चीजें बांट रही है, गरीबों से कुछ बदले में ले रही है क्या? कोई कंसिडरेशन मिल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं मिल रहा। अगेन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ये बिजनेस थोड़ी है, कुछ बदले में ही नहीं मिल रहा, तो इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी।
तो अगेन ये जो भी चीजें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसेंशियल कमोडिटीज जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फ्री में गरीब लोगों में, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड इट विल नॉट कम अंडर जीएसटी। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो मुझे बेटा। सप्लाई का मीनिंग समझा? सप्लाई मीन्स कोई भी टाइप का ट्रांसफर, सेल हो या रेंट पे दिया हो या ट्रांसफर किया हो या आपने बार्टर में एक्सचेंज किया हो, कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन। लेकिन दो चीजें उसमें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या होनी चाहिए? इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब आपको बदले में कुछ पैसा या पैसे के जैसा कुछ ना कुछ आपको बदले में मिलना चाहिए, पहली बात। सेकेंड, सप्लाई जो होगा वो हमेशा बिजनेस के पर्पस के लिए, बिजनेस को ध्यान में रखे हुए होना चाहिए। इट शुड बी डन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये दोनों ही एलिमेंट्स अगर मीट करते हैं तो ही हम उसको सप्लाई कहेंगे, नहीं तो उसको सप्लाई नहीं कहेंगे। और जिस चीज को हम सप्लाई नहीं कहेंगे उस पे जीएसटी लगेगा नहीं। ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा एक एग्जांपल दे दिया जा सकता है कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है या 4-5 अलग अलग ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई में आता है, कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई में नहीं आता, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो डेफिनेटली इस तरीके का क्वेश्चन आपको सप्लाई से रिलेटेड आने वाला है। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, सभी को अच्छे से समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई? यस और नो? सर एक बार फिर से डिस्प्लेनेशन दे दीजिए। लेट ज्वाइन हुए थे क्या बेटा? ठीक है, नहीं सर। देखो सप्लाई के 3 एलिमेंट्स होते हैं। सप्लाई में 3 चीजें आती है, मींस ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। कोई भी टाइप का सप्लाई, सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, कोई भी टाइप में आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हो। ओके, लेकिन उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है जब आप सप्लाई करते हो, कि पहला, इट शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन। ओके, इट शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन, मतलब बदले में आपको कोई चीज मिलनी चाहिए। सेकेंड, इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए कोई चीज अगर आप कर रहे हो तो ओके, मतलब सप्लाई के 2 एलिमेंट्स है, इट शुड बी डन फॉर कंसिडरेशन एंड इट शुड बी डन फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस एक्टिविटी के लिए होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मिस्टर अशोक का ही जैसा एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यहां पे मिस्टर अशोक is a has a furniture shop, okay, and he sells a table for ₹8,000। इसे सप्लाई कहोगे या नहीं कहोगे? यस सर। इसे सप्लाई कहोगे, ओके, क्योंकि उसका बिजनेस जो है वो फर्नीचर का ही है। ओके, उसका बिजनेस ही फर्नीचर का है और यहाँ पे वो अपनी दुकान में कोई टेबल होगा वो 8,000 रुपए में बेच रहा है, तो इसे हम सप्लाई कहेंगे। लेकिन मिस्टर अशोक का फर्नीचर शॉप है एंड ही सेल्स हिज ओल्ड स्कूटर फॉर ₹15,000। इसे सप्लाई कहोगे क्या? यस, इसको सप्लाई बोलेंगे। हाँ सप्लाई तो है ना। क्यों होगा सप्लाई? दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कंसिडरेशन और दूसरा कंडीशन है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, अब दोनों कंडीशन मैच हो रहे हैं क्या? कंसिडरेशन तो है, ठीक है, स्कूटर बेची है और 15,000 रुपए आपके पास आ रहे, कंसिडरेशन तो है। लेकिन पुरानी स्कूटर्स को बेचना ये मिस्टर अशोक का बिजनेस है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज
सप्लाई। सप्लाई। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर मिस्टर रवि एक जो कि एक मैकेनिक है, ओके, और वो कोई पुरानी स्कूटर 15,000 में बेचता है, तो मिस्टर रवि के केस में उसको हम सप्लाई कहेंगे, क्योंकि मैकेनिक है, उसका काम ही है पुराने स्कूटर्स लेना, बेचना, रिपेयर करना वगैरह। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है ना सप्लाई की, ये हर एक सिनेरियो में अलग अलग होती जाएगी। आपको क्या देखना है, ये दो चीजें देखनी है, एक कंसिडरेशन, दूसरा बिजनेस। बदले में कोई चीज मिल रही है नहीं, पहली बात। सेकंड, ये जो पर्सन है उसकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है क्या, जो भी परचेसिंग सेलिंग हो रही है वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में आता है या नहीं आता उसको। ओके, ये दोनों ही चीजें अगर सेटिस्फाई होगी तो सप्लाई, अगर दोनों ही चीजें सेटिस्फाई नहीं होगी तो सप्लाई नहीं है। ओके, ये डेफिनेशन हमने सप्लाई का पढ़ा। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। सप्लाई में है ना दो चीजें आती है, एक होती है कंपोजिट सप्लाई और दूसरा होता है मिक्स सप्लाई। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ध्यान से सुनना, और बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है। ये पूरा जो जीएसटी हम लोग पढ़ेंगे ना, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, और इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है। आपके डे टू डे में आप ये रूल्स को अप्लाई करके आप देख सकते हो कि कौन सी चीज को कंपोजिट सप्लाई कहेंगे, कौन सी चीज को मिक्स सप्लाई कहेंगे। ओके, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की बात कहां पे आती है, जब कुछ सप्लाईज ऐसी होती है ना जो एक साथ की जाती है। ओके, कुछ सप्लाई ऐसी होती है जो एक साथ की जाती है, दो गुड्स को एक साथ बेचा जाता है, एक ही पैकेजिंग में दो गुड्स होते हैं जो एक साथ बेचे जाते हैं। तो ऐसे गुड्स को हम लोग कहते हैं आइदर, एक तो उनको हम लोग कंपोजिट सप्लाई कहते हैं, या तो फिर उनको मिक्स सप्लाई कहते हैं। दोनों का मीनिंग एक नहीं होता, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो अब जो गुड्स एक साथ सप्लाई हो रहे हैं उसमें से कौन से गुड्स को कंपोजिट सप्लाई कहोगे और कौन से गुड्स को मिक्स्ड सप्लाई कहोगे, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो इनके मीनिंग पे डिपेंड करता है। पहले मीनिंग पढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, पहले ये देखो, सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर गुड्स एंड सर्विसेज which are necessarily supplied in conjunction with each other। इसको अंडरलाइन कर देना अगर नोट्स होंगी, बुक होंगी तो आपके पास। ओके, कंपोजिट सप्लाई मीन्स व्हाट, supply consisting of goods or services which are necessarily supplied in conjunction। conjunction का मतलब together, दो चीजें जब एक दूसरे के साथ टुगेदर बेची जाती है। क्यों टुगेदर बेची जाती है, क्योंकि ये एक बिजनेस प्रैक्टिस है, दोनों को अलग अलग नहीं बेचा जा सकता, या बेचा भी गया तो प्रैक्टिकल नहीं है दोनों को अलग अलग बेचना। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, आप जब लैपटॉप खरीदने जाते हो, ओके, किसी भी कंपनी का आप जब लैपटॉप खरीदते हो तो आप लैपटॉप और लैपटॉप की बैग आपको साथ में मिलती है, यस और नो। कभी आप लैपटॉप खरीदने जाओ, आपको लैपटॉप के साथ लैपटॉप की बैग भी बेची जाती है, साथ में ही आती है वो चीज। ओके, तो ऐसे सप्लाई को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट सप्लाई। ऐसे सप्लाईज जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, ऐसे आइटम्स को इंडिविजुअली नहीं सप्लाई किया जा सकता। ओके, ऐसे आइटम्स को इंडिविजुअली नहीं सप्लाई किया जा सकता, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। अब यहाँ पे दो चीजें जो एक साथ सप्लाई हो रही है, उसमें से एक चीज प्रिंसिपल सप्लाई होगी और दूसरी चीज सेकेंडरी सप्लाई होगी। मतलब एक चीज मेन सप्लाई, मेन कमोडिटी वो होगी और दूसरी सेकेंडरी कमोडिटी होगी। फॉर एग्जांपल, यहां पे अगर आप लैपटॉप खरीदने जाते हो, ओके, तो लैपटॉप के साथ आपको बैग मिलती है। इसमें से मुझे बताओ प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है? लैपटॉप। ऑफ कोर्स लैपटॉप, ठीक है। आप बैग खरीदने थोड़ी गए हो, आप तो लैपटॉप खरीदने गए हो, बैग तो आपको मिल रही है उसके साथ। तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल या मेन सप्लाई, और इसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सप्लाई। ओके, अब ये क्लासिफिकेशन क्यों लगता है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो सबसे बड़ा जीएसटी में आता है ना, कि इस पे टैक्स का रेट कौन सा लगेगा। ठीक है, अगर सपोज लैपटॉप पे 18% टैक्स है और बैग पे 28% टैक्स है, तो टैक्स का रेट कौन सा लगेगा, ये क्वेश्चन आता है।
इसके लिए कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है और सेकेंडरी सप्लाई कौन सा है ये जानना जरूरी है। और यहाँ पे इन दिस ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ सकता है ये, कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई को लगने वाला टैक्स रेट होगा वही पूरे के पूरे सप्लाई को लगेगा। प्रिंसिपल सप्लाई को लगने वाला रेट मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई को कितना रेट लग रहा था, 18% लग रहा था। तो बैक को अगर 28% भी लग रहा है, ओके, बैक को अगर 28% भी लग रहा है, बैक को 8% भी लग रहा है, कोई मतलब नहीं है इससे। ये जो पूरा के पूरा ट्रांजैक्शन है इस पे प्रिंसिपल सप्लाई का रेट मतलब 18% से जीएसटी वसूला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक कंपोजिट सप्लाई है। ओके, वो ये क्या है, ये एक कंपोजिट सप्लाई है। समझ में आ रहा है? कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग एग्जांपल आपको दिया, समझ में आया कंपोजिट सप्लाई किसे कहते हैं? यस सर। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए, वेयर द गुड्स आर Yes, पैक्ड, ओके, वेयर द गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस। ओके, देखो आपने कोई, सपोज आपने कोई लेट्स से कोई मशीन मंगवाया, ओके, आपकी फैक्ट्री के लिए आपने कोई मशीन मंगाया, तो बड़ा सा कोई मशीन है, वो ट्रक में लोड होगा, तो पहले तो उसको सिर्फ मशीन की कीमत थोड़ी आपसे वसूली जाएगी, मशीन को पैक करने के लिए कुछ मटेरियल लगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा होगा, इंश्योरेंस करवाया होगा, ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह या कुछ डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस भी रहेगा। तो यहाँ पे देखो